Today we are going to understand a chapter that is पावर शेयरिंग। नाउ पावर शेयरिंग को समझने से पहले सबसे पहले हम ये समझेंगे कि वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो है ही। बेल्जियम ने अपनी पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए अपना एक सिंपलिस्टिक फॉर्म का आइडिया डेवलप किया जिसमें उन्होंने अपनी पावर को शेयर किया तीनों ही माइनॉरिटीज के साथ। एज यू कैन सी दैट जब हमने बात की थी श्रीलंका की, तो अब श्रीलंका के केस स्टडी को समझते हैं कि श्रीलंका ने अपने एथनिक कंपोजिशन को कैसे टेकल किया। तो जैसे कि हम जानते हैं कि श्रीलंका ने यहां की जो एथनिक कंपोजिशन है उसको देखते हुए अपनी सरकार को मेजॉरिटी रिलीजन के बेस पे या मेजॉरिटी सेक्शन के बेस पे या कास्ट कम्युनिटी के बेस पे किया। हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अ चैप्टर दैट इज पावर शेयरिंग। नाउ पावर शेयरिंग को समझने से पहले सबसे पहले हम ये समझेंगे कि वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो है ही। आज अगर हम बात करें कि इंडिया की ही नेबरिंग कंट्रीज की बात करें, तो पाकिस्तान की बात करें या बात करें म्यांमार की या चाइना की या बात करें श्रीलंका की, हमारे आसपास इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज में हमने अक्सर देखा है कि अनस्टेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। वर्ल्ड की जितनी भी फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है यहाँ पर एक मेथड होता है चलाने का, चाहे वो डेमोक्रेसी हो, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो जैसे चाइना, या बात करें मिलिट्री डिक्टेटरशिप जैसे कि म्यांमार में हो रहा है अभी मिंग ऑन्ग के अंदर, या बात करें कि पाकिस्तान की अनस्टेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो कि बार बार चेंज होती रहती है। वर्ल्ड के अंदर जो पूरी कंट्रीज है, अगर हम इसका एक रफ टाइम एस्टिमेट लें कि 1950 से 2000 तक जो है पूरे वर्ल्ड में हर कंट्री डेवलप हुई है अलग अलग फॉर्म में। कुछ कंट्रीज डेवलप हुई हैं कॉलोनिज्म के बाद, जैसे कि इंडिया की बात करें या श्रीलंका की बात करें, पाकिस्तान की बात करें। कुछ कंट्रीज जो है वो यूरोपियन कॉलोनाइजेशन से अफ्रीका में भी इंडिपेंडेंट हुई है, या बात कर सकते हैं कि जैसे कि ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड, वो भी कॉलोनिज्म से ही निकले हैं। यानी कि वर्ल्ड के अंदर जितनी भी कंट्रीज हैं कहीं ना कहीं उनका एक्चुअल टाइम फ्रेम अगर हम एक कॉमन एवरेज टाइम फ्रेम लें तो वर्ल्ड में 1900 से 2000 तक पूरी दुनिया के देशों में एक अलग अलग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डेवलप होने का प्रोसेस रहा है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया ने डेमोक्रेसी को डेवलप किया और आज हम वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैं, हम फ्री एंड फेयर डेमोक्रेसी कराते हैं। लेकिन हमने हमारी गवर्नमेंट को चलाने का एक सिस्टम लिया है जिसका नाम है डेमोक्रेसी, जिसके अंदर हम फेडरलिज्म या फेडरल स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, जहां आप देखते हो अक्सर हम देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ये वर्डिंग्स हम सुनते हैं। तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, ये जो मॉडल है वर्ल्ड में डेमोक्रेसी के अंदर, ये फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। लेकिन ये डेवलप हुआ कैसे या इसका बैकड्रॉप क्या है, इसका हिस्ट्री क्या है, वो हम समझेंगे। लेकिन हमें ये पता है कि दुनिया में डेमोक्रेसी की डिमांड अलग अलग जगह है, चाहे बात करें हांगकांग में प्रोटेस्ट हो, चाहे थाईलैंड में प्रोटेस्ट हो, चाहे डेमोक्रेसी के लिए हम बात करें वेनेजुएला में प्रोटेस्ट हो। तो डेमोक्रेसी एक बहुत ही पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो है जिसमें इक्वालिटी है, पावर शेयरिंग है, रिसोर्सेज को शेयर किया जाता है, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल राइट्स दिए जाते हैं। लेकिन इस डेमोक्रेसी की डिमांड और इसके पीछे के बैकड्रॉप क्या है? कुछ कंट्रीज सिविल वॉर से जो है प्रभावित हैं। सिविल वॉर आपस में ही जब कंट्री के सिटीजंस लड़ रहे हैं इस कंट्री की गवर्नमेंट से, या आपस में उनमें वायलेंस है अपने राइट्स को लेके, अपनी स्टेबिलिटी को लेके, अपने रिसोर्सेज को लेके, तो उसे हम सिविल वॉर कहते हैं, जो कि श्रीलंका के अंदर हुआ है और इंडिया का भी उसमें इन्वॉल्वमेंट रहा है। क्योंकि श्रीलंका में जो सिविल वॉर हुआ है वो सिन्हालीज और तमिल, दो बड़े मेजॉरिटी पॉपुलेशन सेक्शन के बीच हुआ है। तो इसी कॉन्सेप्ट को समझते हैं हमारे इस चैप्टर पावर शेयरिंग के अंदर। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बेल्जियम की, जो एक यूरोपियन कंट्री बहुत अलग है। अगर बात करें श्रीलंका और बेल्जियम, जो हम यहाँ कंपैरिजन देखेंगे, बेल्जियम एक यूरोपियन कंट्री है और इस यूरोपियन कंट्री के अंदर उन्होंने एक मेथड को डेवलप किया पावर शेयरिंग का, जिसे कहा गया पावर शेयरिंग, जो हम आज समझेंगे, जिसमें उन्होंने सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, एक फेडरल स्ट्रक्चर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डेवलप किया, इक्वालिटी दी, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल राइट्स अपनी पॉपुलेशन को दिए, उसको हम समझेंगे। सिमिलरली हम इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि जो बेल्जियम है, बेल्जियम के अंदर बेल्जियम का जो एक अकोमोडेशन है वो क्या है। अगर आप देखोगे बेल्जियम जो है फ्रांस और नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग जैसे 4 देशों से घिरा हुआ है। नीदरलैंड की पॉपुलेशन, फ्रांस की पॉपुलेशन बेल्जियम का एक बड़ा प्रोपोर्शन होल्ड करती है, जो कि इसके मोनार्किकल बैकड्रॉप से निकली है जब किंगशिप रहा होगा। अब यहां हम समझते हैं कि जो फ्लेमिश रीजन है वो डोमिनेटेड है डच पॉपुलेशन से, जो नीदरलैंड को बिलोंग करता है, नीदरलैंड से जब बात करते हैं, और जो वेलोनिया रीजन की पॉपुलेशन है वो फ्रेंच पॉपुलेशन डोमिनेट करती है। यानी कि कंट्री का मेजर पॉपुलेशन डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग में डिवाइडेड, जो कि 99% है, और 1% जो है जर्मन स्पीकिंग, जो कि जर्मन नेबरिंग कंट्री के माइग्रेशन से। अगर बेल्जियम के डेवलपमेंट की बात करें तो बेल्जियम भी इंडिपेंडेंट हुआ है नीदरलैंड से, नीदरलैंड के किंगडम से। तो अब एक बहुत कॉमन यहां पर आइडिया है कि जब कंट्री में एथनिक कंपोजिशन इतना डिफरेंस है, व्हाट इज एथनिक? एथनिक मतलब नस्ल के आधार पर, भाषा के आधार पर, रंग के आधार पर हम जब लोगों को अलग अलग सेक्शन में बांटते हैं, जैसे अफ्रीकन्स कि ब्लैक हैं, अफ्रीका से आए हैं, अमेरिका में उनको राइट नहीं मिल रहे हैं, इंडियंस की बात करें या बात करें हम यूरोपियंस की या बात करें चाइनीज की, तो जो लोग फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में एक हैं या कल्चरल लैंग्विस्टिक्स से जुड़े हुए हैं या लैंग्वेज से वो एक है, यूनाइट है, और उनका सोशल पॉलिटिकल अरेंजमेंट अलग है। तो वहां हम देखते हैं कि बेल्जियम में पॉपुलेशन वाइज 3 सेक्शन है, डच, फ्रेंच और जर्मन। अब अगर बेल्जियम चाहता तो डच के बेस पे सरकार बनाता
और रूल करते या फ्रेंच के बेस पे सरकार बनाता और जर्मन्स को डोमिनेट करता, देखेंगे उसका क्या हुआ। लेकिन उसके साथ जो दूसरा केस है उसको भी लेते हैं। श्रीलंका की हम बात कर रहे हैं। श्रीलंका एक आइलैंड कंट्री है, भारत के सबसे नजदीक है। भारत के साथ श्रीलंका भी आजाद हुआ 1948 में। यहां सिन्हालीज मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, बुद्धिज्म मेजॉरिटी रीजन है और तमिल्स यहां पर माइनॉरिटी में थे, जिनके साथ सिविल वॉर की घटना या सिविल वॉर का एक बैकड्रॉप हिस्ट्री रहा है यहां पर श्रीलंका का, उसको भी समझेंगे। सबसे पहले अगर श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन क्या है, दोनों केस स्टडी का कंपैरिजन यहीं से आएगा। श्रीलंका की मेजॉरिटी पॉपुलेशन सिन्हालीज है, हम मान सकते हैं सिन्हाला या सिन्हल द्वीप या सिन्हाली लोग वो हैं जो लगभग 1000 साल या 1200 साल पहले यहाँ के नेचुरल इनहैबिटेंट है। उसके अलावा ब्रिटिश पीरियड में जो तमिलियंस माइग्रेट करके प्लांटेशन में काम करने गए श्रीलंका के अंदर, वो वहां के तमिलियंस कहलाए, जो कि श्रीलंकन तमिल और इंडियन तमिलियंस में डिवाइडेड है। अब श्रीलंकन तमिल मतलब जिनका रहने का इतिहास 150 से 200 साल पुराना है, ब्रिटिश पीरियड में कंप्लीट माइग्रेशन हुआ है, पर तमिलनाडु से वो भारत के गए हैं, तमिल भाषा उनकी पहचान है। सिमिलरली इंडियन तमिलियंस जो लास्ट के समय में 1900 से ब्रिटिश पीरियड के दौरान गए होंगे, जो कि नए हैं, लेकिन कुल मिला के श्रीलंकन या इंडियन तमिलियंस एक अलग पॉपुलेशन है जो सिन्हाली से डिफरेंट है कल्चरली, लैंग्वेज और अलग एस्पेक्ट्स में। तो यहां पर इनके बीच में हुआ सिविल वॉर, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल लड़ाई हुई, अपने डिमांड्स हुए राइट्स के, और उसने एक सेपरेटिस्ट नेशन की डिमांड कर दी, एलटीटी, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर्स इलम, जिसने एक मिलिटेंट फॉर्म ले लिया और देश की सरकार के खिलाफ ही युद्ध छेड़ दिया और एक इंडिपेंडेंट श्रीलंका की डिमांड कर दी नॉर्दर्न श्रीलंका के अंदर। तो आप समझ सकते हैं कि इसका कितना बड़ा इंपैक्ट होगा। लेकिन सबसे पहले बेल्जियम ने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया वो देखते हैं। बेल्जियम ने अपनी पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए अपना एक सिंपलिस्टिक फॉर्म का आइडिया डेवलप किया, जिसमें उन्होंने अपनी पावर को शेयर किया तीनों ही माइनॉरिटीज के साथ, राइट, यानी तीनों ही जो हम बात कर रहे हैं कम्युनिटीज के साथ। जैसे कि आप देखोगे कि बेल्जियम के लीडर्स ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को डेवलप किया, 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया, और इस अमेंडमेंट के साथ उन्होंने इक्वालिटी प्रमोट की गवर्नमेंट के अंदर। उन्होंने एक मॉडल डेवलप किया गया जिसे कहा गया बेल्जियन मॉडल, जिसमें उन्होंने लिया सेंट्रल, स्टेट और एक कम्युनिटी गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरे कंट्री बेल्जियम के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, जहां डच और फ्रेंच इक्वालिटी में होंगे मिनिस्टर्स, इक्वालिटी मिली, दोनों स्टेबल हो गए, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, राइट। स्टेट गवर्नमेंट्स डच और फ्रेंच ने इक्वालिटी एक्सेप्ट की, क्योंकि डच मेजॉरिटी में थे कंट्री के अंदर, लेकिन वो एजुकेटेड या इकोनॉमिकली डेवलप नहीं थे जितने फ्रेंच थे, राइट। और कम्युनिटी गवर्नमेंट, जहां पर हम बात कर रहे हैं डच, जर्मन और जो हमारे जो साथ में फ्रेंच हैं, इन तीनों के, डच, जर्मन, फ्रेंच के लैंग्वेज, कल्चर या किसी भी अलग तरीके का जब लॉ बनाया जाएगा रिलेटेड टू कल्चरल एंड एजुकेशनल, वहां पर हम बात करेंगे, या इकोनॉमिकल जो सेपरेट डेवलप होगा कल्चरल के एस्पेक्ट में, वो कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो इसे वर्टिकल पावर शेयरिंग कहा जाता है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेसी के अंदर। यानी सबसे पहले होगी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद हम बात कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट के बाद हम बात कर रहे हैं, अगर इंडिया की बात करें तो हमारे पास पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज भी हैं। तो एक वर्टिकल पावर शेयरिंग है जिसके अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो सबऑर्डिनेट नहीं है, वो अंडर काम नहीं कर रही हैं, वो डिक्टेट नहीं होंगी सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो इंडिपेंडेंट है। जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया में केरला इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम गोवा, गोवा इज डिफरेंट फ्रॉम राजस्थान, राजस्थान मध्य प्रदेश, वो अपने लोगों के नीड्स, रिक्वायरमेंट्स, कल्चरल, लैंग्वेज एस्पेक्ट के अनुसार काम करेंगी। सेंट्रल गवर्नमेंट उनको डिक्टेट नहीं करेगी या सिंगल हैंडली रूल नहीं करेगी। तो बेल्जियम ने जब ये मॉडल बनाया, बेल्जियम मॉडल, इस मॉडल के साथ ही उसने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया पूरे वर्ल्ड में कि अगर स्टेबिलिटी चाहिए, अगर ग्रोथ चाहिए, अगर लोगों को एक साथ रखना है बिना वायलेंस के, बिना कॉन्फ्लिक्ट के, तो हमें एकजुट होकर रहना पड़ेगा, एक रिसोर्सेज को शेयर करना पड़ेगा, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल राइट्स को भी शेयर करना पड़ेगा और पावर को भी शेयर करना पड़ेगा। आपके लीडर्स जो हैं, जो डायरेक्ट फॉर्म में आपके लिए रूल कर रहे हैं डेमोक्रेसी में, वो भी इक्वल या इक्वालिटी को प्रमोट करेंगे। एज यू कैन सी दैट जब हमने बात की थी श्रीलंका की, तो अब श्रीलंका के केस स्टडी को समझते हैं कि श्रीलंका ने अपने एथनिक कंपोजिशन को कैसे टेकल किया। तो जैसे कि हम जानते हैं कि श्रीलंका ने यहाँ की जो एथनिक कंपोजिशन है उसको देखते हुए अपनी सरकार को मेजॉरिटी रिलीजन के बेस पे या मेजॉरिटी सेक्शन के बेस पे या कास्ट कम्युनिटी के बेस पे किया। पूरे वर्ल्ड में ये अलग अलग कास्ट कंपोजिशन के आधार पर हो सकता है, कहीं पर कोई रिलीजन के बेस पे हो, कहीं सेक्शन के बेस पे हो, कहीं सोसाइटी के बेस पे हो। तो श्रीलंका ने मेजोरिटेरियनिज्म फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया, यानी सिन्हालीज लीडर्स उसमें ज्यादा थे, मैक्सिमम थे, और उन्होंने तमिल के इंटरेस्ट को डिसरिगार्ड किया, राइट। सिमिलरली सिन्हालीज को मेजॉरिटी सेक्शन बनाया गया, मेजॉरिटी जो है सेक्शन के साथ मेजोरिटेरियनिज्म फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाई, जिसमें तमिलियंस के इंटरेस्ट को डिसरिगार्ड किया गया। इट इग्नोर्स द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। 1956 में एक कानून पास किया गया जिसमें सिन्हाला को नेशनल लैंग्वेज या ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने की कोशिश की गई। सिमिलरली बुद्धिज्म को नेशनल रिलीजन बनाने की कोशिश की गई, जबकि तमिलियंस भी वहां की पॉपुलेशन है, उनके सोशल, पॉलिटिकल, लैंग्वेज इंटरेस्ट को डिसरिगार्ड किया गया। तो फाइनली तमिलियंस को अपने आप को एक फॉर्म में एसोसिएशन करना पड़ा, अपने सोशल पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए एसोसिएट करना पड़ा। धीरे धीरे ये फॉर्म एक मिलिटेंट ग्रुप में बन गया और LTTE, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर्स इलम,
इसने जो है अपना एक सेपरेटिस्ट डिमांड रख दी कि हमें अपना सेपरेट रीजन चाहिए श्रीलंका में, और इसके लिए उन्होंने वायलेंस का सहारा लिया, सरकार के खिलाफ वॉर छेड़ दिया, सिविल वॉर छेड़ दिया, और अपने आप को इस कंडीशन में देख के श्रीलंका जो है उसकी ग्रोथ जो है चाहे सोशल हो, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल हो, उससे ज्यादा ह्यूमन मैसेकर हुआ और श्रीलंका इस कंडीशन से 2000 के बाद बाहर निकल पाया। तो देख सकते हैं कि दोनों कंट्रीज ने अलग अलग फॉर्म ऑफ मेथड्स को चुना, गवर्नेंस के लिए अलग अलग फॉर्म ऑफ मेथड्स को डेवलप किया। दोनों ही डेमोक्रेसी को फॉलो कर रहे थे, लेकिन एक ने पावर शेयरिंग को चुना और एक ने मेजोरिटी को चुना, तो दोनों का ही कितना अलग जो है आउटकम आया। सो दैट इज ऑल इन दिस सेगमेंट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द कॉन्सेप्ट। थैंक यू।